स्वागत। हमने पिछला जो वीडियो था उसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रारंभ करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को धारावाइज, सबसे पहले अपन धारावाइज, फिर उनको कुछ धाराएं ऐसी हैं जो आदेशों के साथ में आती हैं, कुछ धाराएं सेपरेट आती हैं, कुछ धाराएं आदेशों के साथ आती हैं तथा कुछ जो आदेश हैं वो पर्टिकुलर अकेले आते हैं। उन सबको अपन उसी के अनुसार हेडिंग यानी टाइटल के अनुसार अपन पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 से। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की कहती है कि जो अधिनियम है उस अधिनियम का नाम क्या है और ये कब प्रारंभ हुआ तथा इसका विस्तार क्या है। यह अधिनियम जो है इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा ये जो अधिनियम है ये आपका इस पर जो सिग्नेचर हुए थे वो हुए थे आपके 1800, जो हमने पिछली जो वीडियो था उसमें देखा था हमने, इस पर जो साइन हुए थे वो अपने 21 मार्च 1908 को हुए थे तथा यह 1 जनवरी 1909 को लागू हुई थी। इसका विस्तार है, पहले इसका विस्तार जब अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात जब जम्मू कश्मीर को इसका भारत में सम्मिलित कर लिया था, उससे पहले ये जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू थी। अब इसका विस्तार है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर माना जाएगा। तो धारा 1 अपने को ये बताती है कि इसका नाम क्या होगा। अपन इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहेंगे तथा यह 1 जनवरी 1909 को लागू हुई। इस पर जो हस्ताक्षर हुए वो 21 मार्च 1908 को हुए तथा इसका विस्तार नागालैंड राज्य तथा जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब आती है इसमें धारा 2 जो कि अपने को परिभाषाओं के बारे में बताती है कि कौन कौन सी जो परिभाषाएं हैं वो धारा 2 के अंतर्गत आती हैं। यानी परिभाषाओं का मतलब क्या होगा? परिभाषाओं का मतलब है कि इस अधिनियम में जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों का क्या अर्थ होगा। यानी आगे जो भी अधिनियम आएंगे उसमें जो भी शब्द आएंगे जिनके बारे में बताया गया है उसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर धारा 2 के क्लोज 1 में संहिता, इसको बोलते अपन संहिता, कोड किसे कहेंगे, संहिता किसे कहेंगे। संहिता का अर्थ है कि इसके अंतर्गत जो भी नियम आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, संहिता माने जाएंगे। यानी संहिता में जो भी नियम होंगे वो सारे क्या होंगे, संहिता माने जाएंगे। जो धारा 2 है, धारा 2 का क्लोज 2 है डिक्री। सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो है डिक्री। किसे कहेंगे डिक्री? सबसे पहले बात आती है डिक्री होता क्या है। यानी निर्णय के अंदर जो चीज़ें, जैसे डिक्री अपन आगे इसमें पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की डिक्री होती है, होती क्या है। सबसे पहले अपने को ये देखना है इसमें कि डिक्री होती क्या है। डिक्री की सबसे पहले अपन परिभाषा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, यानी न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो वाद में उत्पन्न किन्हीं या सभी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण करती है। यह प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। यानी क्या कहा गया है इसमें कि न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, यानी न्यायालय का न्याय निर्णय होगा, ये पूर्ण निर्णय नहीं, केवल न्याय निर्णय, उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति, यानी कुछ बात जो कही गई है, अभिकथन किया गया है, जो वाद में, जो जब न्यायालय में वाद
संस्थित किया जाता है, तो उसमें जो विवादग्रस्त विषय होते हैं, विवादग्रस्त विषयों के अंतर्गत जो भी इश्यूज होंगे उन इश्यूजों को सभी को शामिल किया जाएगा या उनमें से किन्हीं को शामिल करने के लिए जो पक्षकारों के जो अधिकार उत्पन्न होते हैं उन अधिकारों के बारे में अंतिम रूप से वो निर्धारण करती है। यह प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। इसमें दूसरी बात आती है कि इसमें क्या सम्मिलित माना गया है और क्या सम्मिलित नहीं माना गया है। तो सबसे पहले सम्मिलित माना गया है इसमें जो आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आता है वाद पत्र का नामंजूर या खारिज किया जाना। वाद पत्र का नामंजूर जैसे मान लो कि वो 2 प्रतियों में नहीं है, या उसमें वाद मूल्य कम अंकन किया गया है, या उसमें वाद हेतुक नहीं लिखा गया है। तो ऐसा अगर कुछ इश्यूज होते हैं या ऐसा कुछ भी अगर उसमें वाद पत्र में नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। तो अगर न्यायालय अगर वाद पत्र को नामंजूर करता है तो वो क्या माना जाएगा, डिक्री माना जाएगा। दूसरा है धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निर्धारण। यदि न्यायालय को यदि कोई प्रश्न लगता है ऐसा और उसका निर्धारण वो धारा 144 के अंतर्गत, यानी वाद जो चल रहा है उस वाद के दौरान ही यदि धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का यदि कोई निर्धारण कर दिया जाता है तो वो भी डिक्री माना जाएगा। अब आती है बात कि इसमें शामिल क्या नहीं है, क्या शामिल नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं वो शामिल नहीं मानी जाएंगी। नंबर 1, कोई भी ऐसा न्याय निर्णय, यानी जैसे आगे अपन इसमें देखेंगे कि जो डिक्री होती है या कोई आदेश होता है उनकी अपील होती है, तो ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती हो, धारा 47 के अंतर्गत इसको बताया गया है कि ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती हो वो डिक्री नहीं माना जाएगा। दूसरा इसके अंतर्गत शामिल होता है, इसमें सम्मिलित नहीं है, वो है व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना, आदेश 9 के अंतर्गत। व्यतिक्रम क्या होता है, जहाँ पर उन प्रश्न उठता है वो कि व्यतिक्रम क्या होता है। व्यतिक्रम का मतलब है कि जैसे 2 पक्षकारों का उपस्थित होना, न्यायालय में 2 पक्षकार होने चाहिए उपस्थित, और उनमें से दोनों ही पक्षकार यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, न्यायालय वाद को खारिज कर देता है। या जैसे मान लो कि वादी है, वादी ही उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय में, तो ऐसी स्थिति में भी जो वाद है वो खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो वाद खारिज होगा वो क्या होगा, डिक्री नहीं माना जाएगा। अब अपने को इसमें चीज़ देखनी है वो है कि वाद निर्णय, न्याय निर्णय क्या होता है। भाई ये तो अपनी परिभाषा होगी कि परिभाषा क्या होगी कि न्यायालय का जैसे अपने अपने डिक्री में देखी, परिभाषा में देखी, न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो वाद के उत्पन्न किन्हीं या सभी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण करती है, तो वो क्या कहलाती है, डिक्री कहलाती है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी है, और तब अंतिम होती है जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। यह भागतः प्रारंभिक हो सकती है और यह भागतः अंतिम भी हो सकती है। ये इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। यानी कि प्रारंभिक डिक्री कब जारी की जाती है, न्यायालय द्वारा वाद में प्रारंभिक डिक्री तब जारी की जाती है जब वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने के पूर्व यानी अंतिम निर्णय दिए जाने से पहले कोई कार्रवाई और होनी बाकी है, तो वो क्या होगी, आपकी प्रारंभिक डिक्री होगी। और यदि अंतिम रूप से अगर वाद का निपटारा हो जाता है और उस समय यदि कोई डिक्री पारित की जाती है तो वो डिक्री होगी आपकी अंतिम डिक्री कहलाती है। जो कि कोई भी डिक्री है वो भागतः प्रारंभिक भी हो सकती है और भागतः अंतिम भी हो सकती है। जैसे अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लो कि कोई बंटवारा आ गया, कोई ज़मीन का बंटवारा, कोई भूमि है उसका बंटवारा है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास उसके 4 पुत्र हैं और उस भूमि 20 बीघा अगर मान लो उनकी भूमि है और भूमि का बंटवारा करना है, तो यदि यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि
न्यायालय में जब वो वाद संस्थित होता है, दोनों पक्षकारों के मध्य अगर वाद पुत्रों का आपस में अगर कोई विवाद होता है, वहाँ पर न्यायालय अगर ये कह देता है कि ठीक है, जो 20 बीघा ज़मीन है उसमें सभी का 4 हिस्सा है, सभी का बराबर बराबर का 1/4 हिस्सा है, तो ये जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी? प्रारंभिक डिग्री होगी। अंतिम डिग्री कौन सी होगी? जहाँ पर न्यायालय यह निर्धारित करता है कि फला, जैसे मान लो कि ए पुत्र है, उस पुत्र को यहाँ पर जमीन मिलेगी, ये जो ABCD है या PQRS है, ये जो जगह है ना, इस पर जो भूमि मिलेगी वो उसकी ए की भूमि होगी। तो वो जो डिग्री पारित होगी वो कौन सी डिग्री होगी? अंतिम डिग्री होगी। अब आती है बात इसमें अंतिम डिग्री के आवश्यक तत्व है। कौन कौन से डिग्री का आवश्यक तत्व है? डिग्री का आवश्यक तत्व अपन को कहाँ मिलेंगे? जो डिग्री की परिभाषा है उसी में उसके आवश्यक तत्व माने जाएंगे। तो सबसे पहले आता है ना इसमें कि न्याय निर्णय, न्यायालय द्वारा दिया गया एक न्याय निर्णय। अब यहाँ पर बात आती है कि न्याय निर्णय होता क्या है? न्याय निर्णय का मतलब होता है कि न्यायालय में जब वाद संस्थित किया जाता है तो उस समय न्यायालय उस वाद में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है और फिर मस्तिष्क का प्रयोग करके कि जो इश्यूज है वो क्या है या वाद किस लिए संस्थित किया गया है उसको वहाँ पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेगा। उसके बाद में दोनों पक्षकारों की वो सुनवाई करता है और उनको दोनों पक्षकारों को सुनने का मौका देता है, तथा सुनवाई के बाद में मेरिट पर यदि कोई फैसला करता है तो वो क्या होगा? न्याय निर्णय कहलाता है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, औपचारिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि न्यायालय उसमें यह भी निर्दिष्ट करेगा, न्यायालय उसमें यह देखेगा कि अनुतोष दिया जाए या इनकार किया जाए, यानी उसमें रिलीफ दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ये क्या होगी? उसकी प्रारंभिक अभिव्यक्ति होगी। तीसरी बात आती है वाद का होना। यदि न्यायालय में अगर कोई वाद संस्थित होगा तभी तो डिग्री जारी की जाएगी, यानी कि वाद होना भी उसमें आवश्यक है। चौथी इसमें बात आती है पक्षकारों के विवादग्रस्त विषयों के संबंध में अधिकारों का निर्धारण। जैसे पक्षकार जब न्यायालय में वाद संस्थित करते हैं तो वहाँ पर उनके जो अधिकार होंगे, उनके जो विवादग्रस्त विषयों से संबंधित अधिकार होंगे, जैसे मान लो कि मैंने आपको जैसे उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति है, उसके 20 बीघा जमीन है, उनके पुत्रों में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों के अंतर्गत उस एक पुत्र का ये हिस्सा है कि उसके 5 बीघा जमीन आएगी, तो उसका अधिकार क्या है कि उस विवादग्रस्त विषय यानी उस भूमि में उसका 5 बीघा जमीन के बारे में जो उसका अधिकार होगा वो उसके बारे में जब न्यायालय निर्णय करेगा या उसके बारे में न्यायालय कोई भी औपचारिक अभिव्यक्ति करेगा तो वो चीज़ उसके पक्षकारों का अधिकार होगा, उनका निर्धारण किया जाएगा। फिर आती है बात, पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा जो इसका आवश्यक तत्व है वो है अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण। अंतिम रूप से निर्धारण का मतलब है कि मामले को पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, उसको जो 5 बीघा जमीन मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। ये जो PQRS जो 4 PQRS जो भूमि है उस भूमि पर ए का कब्जा होगा। तो ये अंतिम रूप से उसका निर्धारण किया जाएगा। ये डिग्री के आवश्यक तत्व माने जाएंगे। अब आता है कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, डिग्री के प्रकार क्या होंगे। डिग्री 2 प्रकार की होगी, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। तो प्रारंभिक डिग्री कौन सी होगी और अंतिम डिग्री कौन सी होगी, ये मैंने आपको बता दिया। प्रारंभिक डिग्री का मतलब है कि वाद के अंतिम रूप से निर्धारण करने से पहले यदि कोई कार्रवाई की जानी बाकी होती है तब अगर कोई डिग्री पारित की जाती है वो होगी प्रारंभिक डिग्री। और वाद के अंतिम रूप से अगर निर्धारण कर दिया जाता है और उसके बाद कोई कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है तो वहाँ पर जो डिग्री पारित की जाएगी वो अंतिम डिग्री होगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में क्या अंतर हो। प्रारंभिक डिग्री वाद के निर्णय से पूर्व सुनवाई के दौरान जो डिग्री पारित होती है, यानी वाद के निर्णय से पूर्व, लेकिन निर्णय के समय, जबकि अंतिम डिग्री होती है वो निर्णय के समय या अंतिम रूप से उसका विन्यास रूप से पारित की जाती है। दूसरा इसका अंतर है, इसमें व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण होता है या निर्णय होता है व्यक्ति के अधिकारों प्रारंभिक डिग्री में। दूसरी डिग्री में उन अधिकारों का क्रियान्वयन होगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि 5 बीघा जमीन
जो व्यक्ति है उसको, ए व्यक्ति है उसको 5 बीघा ज़मीन मिलनी चाहिए उसकी 20 बीघा ज़मीन में से, लेकिन कहाँ मिलनी चाहिए, ये तो होगी प्रारंभिक डिग्री, और कहाँ मिलनी चाहिए वो होगी उसकी अंतिम डिग्री। तो अधिकारों का क्रियान्वयन हो गया वो अंतिम डिग्री होगी। तीसरा इसका अंतर है, एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री पारित की जा सकती हैं या जारी हो सकती है, जबकि अंतिम डिग्री है वो एक हो सकती है। प्रारंभिक, चौथा इसका जो अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक डिग्री है वो अंतिम डिग्री पर निर्भर करती है या उस पर आधारित होती है, और अंतिम डिग्री है ये प्रारंभिक डिग्री पर आधारित नहीं होती। यानी जरूरी नहीं कि प्रारंभिक डिग्री पारित होगी तभी अंतिम डिग्री जारी होगी, अंतिम डिग्री डायरेक्ट भी जारी हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक डिग्री है वो अंतिम डिग्री पर आधारित नहीं होती, और ये प्रारंभिक डिग्री पर आधारित होती है। अंतिम इसका जो अंतर है वो है, प्रारंभिक डिग्री अपास्त हो जाए तो अंतिम डिग्री भी अपास्त हो जाती है, जबकि